नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं टेकवर्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर राजा केशरी जी से। तो राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। राजा जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि टेकवर्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है, क्या कंसेप्ट है इसका? एक्चुअली ये टेकवर्ड जो ब्रांड है ना, ये 1 महीना में पब्लिक ने इतना 0 to 10 पे ले आया और 10 से 100 का बीच का जो जर्नी है वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। इस कंपनी के पीछे एक लॉजिक जो है टेक्नोलॉजी, और इंडिया जो हमारा है ना वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, और इस टेक्नोलॉजी को अगर उस ग्रोइंग स्टेज में ऐड कर दे देन ये हमारा टेकवर्ड, इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ना। इसका क्या कंसेप्ट है राजा जी? कॉन्सेप्ट बोले तो हम लोगों का जो मोटिव है, जो फोकस है कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी मार्केट में प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो नीड है और उस नीड में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन करके हम लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और पब्लिक को उसको हम लोग देते ताकि उन लोगों को इसका यूज़ मिल सके। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपने कब और कैसे किया जिसका कि सोल्यूशन आप अपने स्टार्टअप के माध्यम से लेकर आए? फर्स्टली मैम, रिसेंटली अभी हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है 1 मंथ पहले, स्मार्ट हेलमेट। अब इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कब बोलना और कैसे हुआ? एग्जैक्टली। तो हमारा ये जो जर्नी है ना, मैंने 2020 में ये स्टार्ट किया था और 20 to 22 के बीच का एक प्रोटोटाइप जर्नी था। इट मीन्स कि कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक प्रोटोटाइप पे काम करना होता है। तो मैं जब भी पास होता था अपने घर से तो ट्रैफिक मिलते थे, तो वहाँ पे देखता था कि भाई हर जगह चालान कट रहा है, विदाउट हेलमेट लोग जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, साथ में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रिपल लोडिंग देख रहा था मैं। तो बहुत चीज़ों को कंक्लूड करके मेरे माइंड में भी कुछ आया कि भाई मैं भी कुछ इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनाऊँ, कुछ एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाऊँ जिससे मार्केट में कुछ इसका अच्छा एक बेटर रिस्पॉन्स मिल सके। ये आपका पहला स्टार्टअप है, कब और कैसे आपको माइंड में आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना है? जब मैं तो अभी बोला वही कि जैसे ही हम लोगों ने, मैं पास कर रहा था तो मैंने ट्रैफिक इशू देखा, तो इसके देखते हुए मैंने सोचा कि भाई अब कुछ प्रोडक्ट पे काम करना। देन हमने अपने प्रोडक्ट पे एक सर्वे एक तरह से स्टार्ट हुआ सर्वे हमारा। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि डेटा को कंक्लूड किया कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है, तो फर्स्टली मेरा जो प्रोडक्ट का एक मोटिव था कि अभी जो देखा जा रहा है कि ट्रैफिक का 3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फर्स्ट इज़ विदाउट हेलमेट आपको ड्राइव नहीं करना है, सेकंड ट्रिपल लोडिंग आपको नहीं बैठना है, थर्ड ड्रिंक ड्राइव नहीं करना है। तो मैं जब चीज़ों को देख रहा हूँ कि एक कैमरा स्कैन कर रहा है, एक ट्रैफिक पुलिस चीज़ों को देख रहा है, फिर उतना होते हुए भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोकल में लोग विदाउट हेलमेट्स घूम रहे हैं, तो मैंने हर एक चीज़ों को कंक्लूड किया। एक पेपर में मैंने अपना स्क्रिप्ट तैयार किया कि भाई अब मुझे कुछ करना है, मेरे को कुछ एक प्रोडक्ट मार्केट में लाना जो चीज़ों को विस्तार से बता सके और उसका एक सॉल्यूशन दे सके। देन मैंने वहाँ से डेटा को कंक्लूड किया। आइलेक्स का एक इवेंट हुआ था, स्टार्टअप इवेंट गोवा में, जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए गोल्ड लेवल मिला था। एग्जैक्टली। तो कैसे ये हो पाया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, और क्या इस इवेंट के माध्यम से आपको इन्वेस्टर्स भी मिले? एग्जैक्टली मैम, जैसा कि हमारा जब ये प्रोटोटाइप लेवल चल रहा था, तो प्रोटोटाइप लेवल में मैंने तो सोचा कि भाई मेरे को प्रोडक्ट पे काम करना है, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता था कि हाँ ये प्रोडक्ट सच में एक ग्लोबल देगा, मुझे एक अच्छा बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इसके लिए मैंने मार्केट में सर्वे किया। देन अब सोचा कि अब मुझे इसका कुछ परिणाम देखना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे। सेम उसी तरह से एक INX इंडिया हुआ था 2022 में, जो वर्ल्ड के 30 कंट्री वहाँ पे मीटअप हुआ था। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था एज अ प्रोटोटाइप लेवल पे। तो उस प्रोटोटाइप में वही मार्केट डेटा को मैंने वहाँ पे ऐड किया था। मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पास आउट हुआ, देन हमारा स्टेट लेवल में भी हमारा वो सिलेक्शन हुआ, और नेशनल लेवल पे जाने के बाद मेरे को बोला गया कि अब जो आपने सर्वे किया है, और सर्वे के बाद मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट आप मुझे दोगे जो भी एज अ प्रोटोटाइप प्रोडक्ट होगा। तो मैंने उसको तैयार किया, डेट्स नेम इज अ स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट्स। और वहाँ पे जाने के बाद स्टेट लेवल हमारा गुजरात में हुआ था, और वहाँ से हमारा सिलेक्शन होकर डायरेक्ट हो गया इंटरनेशनल लेवल, जहाँ पे वर्ल्ड के 30 कंट्रीज़ के सामने हमारा मीटअप हुआ, जिसमें रूस, चाइना, जापान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत इंक्लूडिंग अदर्स कंट्रीज़ भी उसमें शामिल थे। और वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को गोल्ड मेडल से अवॉर्डेड किया गया। देन वहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टर्स मिलना स्टार्ट हुए।
तो वहाँ से एक मेरा जर्नी आया कि मुझे लगा कि भाई अब मेरे प्रोडक्ट में कुछ लॉजिक है जो अदर कंट्रीज़ के इन्वेस्टर मेरे प्रोडक्ट में काम करना चाह रहे हैं। क्या खासियत दिखी उनको आपके प्रोडक्ट में, आपके स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट्स में? क्या ऐसी खास बात है जो बाकी सब चीज़ों से अलग है? मैम मेरे स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट का बात करूं तो इसमें दो लॉजिक है। एक लॉजिक एक बिजनेस पर्पस है और एक लॉजिक एक सोशल पर्पस है। तो मैंने दोनों को बैलेंस जो किया ना, ये बीच का रास्ता बहुत लॉजिक था। तो मैं किस तरह से आपने दोनों को बैलेंस किया? तो फर्स्टली मैं आता हूँ सोशल लॉजिक पे कि सोशल लॉजिक क्या था। जैसे मैंने बोला अभी कि भाई मेरा प्रोडक्ट में क्या है, ट्रिपल लोडिंग अलाउड नहीं है, ड्रिंक ड्राइव अलाउड नहीं है, स्मार्ट हेलमेट आप विदाउट पहने आप बाइक नहीं तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर जब मैंने पब्लिक में घूमा तो पब्लिक बोल रही है कि आप तो मुझे एकदम बांध दोगे बाइक में, मतलब कि मैं ट्रिपल। इनिशियली आपने हेलमेट्स इस तरह से डिजाइन किए थे कि जब तक हेलमेट आदमी पहने नहीं तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होनी है। ड्रिंक किया हुआ है तो भी हेलमेट्स की कनेक्टिविटी से वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। और तीसरा आपने क्या बताया? ट्रिपल लोडिंग, अगर कोई बंदा बैठा है ट्रिपल पीछे, लोडिंग हाँ, नहीं क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है। हाँ। तो फिर मैंने जब मार्केट में घुमा तो लोग बोल रहे भाई ये आप क्या बना रहे हो, मतलब अच्छा है प्रोडक्ट बहुत, मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि वो लोग रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, बट एज अ बिजनेस जो रिजल्ट चाहिए ना वो मेरे को नहीं मिल पा रहा था कि भाई मैं ये प्रोडक्ट को खरीदूंगा। क्योंकि बंदा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ड्रिंक करके ड्राइव ना करे, हाँ, या ट्रिपल लोडिंग में ना कर पाए। एग्जैक्टली। तो अब ये तो सोशल लॉजिक हो गया। अब मुझे मैं तो इंटरप्रेन्योर का मैं काम कर रहा हूँ, मैं इस जर्नी में हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे को प्रॉफिट चाहिए। फर्स्टली एक इंटरप्रेन्योर का लॉजिक होता है कि भाई आप कैसे अपने बिजनेस में प्लानिंग करके प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हो। तो फिर मैंने अब अपना एक बिजनेस लॉजिक देखा और सोशल लॉजिक को बैलेंस किया। अब इसमें मैंने क्या किया, जो भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे वहाँ पे मैंने ट्रैफिक एसपी, डीएसपी, जितने भी रिस्पेक्टेड सर्स होते थे उनसे मैंने बात की इस टॉपिक पे। और उन्होंने मेरे को बोला कि आप मार्केट में बैठो और मार्केट में देखो कि मार्केट क्या बोलता है आपके प्रोडक्ट पे। तो मैंने एक चीज़ कंक्लूड किया कि हर एक बाइक में दिखता था कि एक सिक्कर और एक ताला होता था, ठीक है, हर एक बाइक में। और लोग हेलमेट तो लेते ही लेते थे। तो फिर मैं सोचता था कि भाई कई लोग जाते हैं तो हेलमेट पहन लेते हैं या लोकल में बिना हेलमेट का घूमते हैं, और हर जगह बाइक लगाएंगे तो एक सिक्कर और एक ताला लेके घूमते हैं, और उसका कॉस्टिंग अराउंड 500 to 1000 सिक्कर एंड ताला से हेलमेट को लॉक करने के लिए और साथ में बाइक को भी लॉक करने के लिए। तो मैंने ये प्रॉब्लम को कंक्लूड किया कि लग रहा है यहाँ पे कि कुछ चोरी वाला लॉजिक है। फिर मैंने अपने खुद को टाइम दिया, फिर मैंने अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया कि भाई अब मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा ना कि जो हेलमेट, ठीक है आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो बाइक स्टार्ट ना हो, ये सही है, बट इसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो किस तरीके से करेगी। तो मैंने इसमें एक लॉजिक डाल दिया कि भाई अब ये हेलमेट ही एक आपके बाइक का चाबी है। आप जैसे ही अपने हेलमेट को सीट से निकालोगे आपकी बाइक फुल्ली बंद हो जाएगी, इससे आपकी बाइक भी चोरी नहीं होगी। देन हमारा यहाँ से प्रोडक्ट का एक ग्लोबल रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। राजा जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं, मैंने भी आपको अप्रोच किया है एक वीडियो के थ्रू। एग्जैक्टली। आपने अपने प्रोडक्ट का वीडियो पहली बार जब इंटरनेट पे डाला तो एक दिन में उस वीडियो को 1 करोड़ व्यूज मिले। Exactly. तो आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट डालते के साथ एक दिन में वो पब्लिक में इतना ज्यादा स्प्रेड कैसे हो पाया? मैम मैं इसको स्टार्टिंग से ब्रीफ करता हूँ। हमारा प्रोडक्ट पिछले मंथ में 10 सितंबर के आसपास हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, और लॉन्चिंग के आफ्टर 1 डे मैंने क्या किया कि मैं मीडिया में आना स्टार्ट हुआ। और मीडिया में मैं जब अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया ना, जब पता चला कि मैंने उस तरीके से डिस्क्राइब किया कि जिसमें पीपुल का नीड हो, पब्लिक का नीड हो, कि हाँ उसको वो अपने तरीके से एक्सेप्ट करे। विथ इन 24 आवर्स में हमारा वीडियो 1 to 2 करोड़ के आसपास चला गया। और इस बीच में हमारा उससे इतना बड़ा मार्केट बन गया कि फ्रेंचाइज, कस्टमर और जितने भी हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे थे वो सारा अच्छे से विथ इन 2 डेज में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और हमें पता नहीं था कि इतना बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद 2021 से 2022 तक आपने अपने प्रोडक्ट पे सर्वे किया। प्रोडक्ट को लेकर तो क्या रिजल्ट्स निकल कर आए उस सर्वे के, और उन रिजल्ट्स को आपने अपने स्टार्टअप में कैसे प्रयोग में लाया? जो सर्वे किया था ना, फर्स्ट सर्वे मेरे को थोड़ा अनबैलेंस कर गया। बेसिकली मैंने बोला कि जब मैंने ट्रिपल लोडिंग, ड्रिंक ड्राइव, ये सब चीज़ों को ऐड ऑन किया ना, तो पब्लिक एक्सेप्ट कर नहीं रही थी। और मेरा ड्रीम था कि मैं एक इंटरप्रेन्योर बनूं, जो कि एक इंडिया में अपना ब्रांड को एक ग्लोबली वे में मैं उसको प्रेजेंट कर सकूं। तो वहाँ पे मेरे को मतलब बहुत अंदर से लगा कि भाई अब पता नहीं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट एक इंटरप्रेन्योर का क्या होता है ना कि अपने चीज़ों को कंटिन्यू करना। अगर आप जिस फील्ड में हो ना उसको कंटिन्यू करना है, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी का फील्ड हो या कोई किसी भी स्टार्टअप जर्नी में, उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मुझे बैठना नहीं पड़ेगा। देन मैंने अगले दिन फिर से एक नया चार्ट तैयार किया, और उस चार्ट में सारा ब्लैंक था,
बस ऊपर लिखा हुआ था स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट। मैंने पब्लिक के पास बैठा बोला भैया मुझे आप अपना 2 मिनट टाइम दोगे? तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं इस तरह का डिवाइस बना रहा हूँ, आप क्या इस पे सजेशन देते हो? उन्होंने ये सजेशन दिया और देन वो साइन करते थे। मैंने ऐसा कर करके ओवरऑल 10,000 सर्वे मैंने किया विद इन 6 मंथ में। इट मीन्स कि मैं अपना पर डे का 5 to 6 आवर सर्वे पे देता था, क्योंकि मुझे पता था मैं डायरेक्ट फील्ड में उतरूंगा, मे भी वहाँ पे अनबैलेंस हो सकता हूँ, और फील्ड में उतरने से पहले फील्ड के लोगों को अगर मैं अच्छे से जान लूँ, अच्छे से परख लूँ, तो मैं फील्ड में उतर लूँ तो मैं उनको आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। देन वहाँ पे मैंने उनके डेटा को कंक्लूड किया, और उनके डेटा से पता ये चला कि भाई उनको सबसे ज़्यादा डर क्या होती है, तो चोरी की। कि भाई मैं बाइक बाहर लगाया हूँ घर के बाहर तो चोरी हो जा रही है, ऑफिस के बाहर लगाया हूँ चोरी हो जा रही है, चोरी से बचने के लिए सिक्कर ताला लेके जाता हूँ, उसमें भी डर रहता है कि कहीं सिक्कर ताला तोड़ दे या कुछ कर दे। तो हर एक चीज़ों को लॉजिक को देखते हुए मैंने चीज़ों को बैलेंस किया, और देन अपना प्रोडक्ट 2023 में लॉन्च किया। दैट्स नेम इज टेकवर्ड स्मार्ट एंड सेफ्टी हेलमेट। राजा जी, हेलमेट्स की जब हम बात करते हैं तो हेलमेट्स काफ़ी एक सेंसिटिव इशू होता है लोगों के लिए। तो जहां एक्सीडेंट्स कवर करने की बात आती है तो क्या आपका हेलमेट ISI अप्रूव्ड है? एग्जैक्टली हमारा हेलमेट ISI अप्रूव्ड है, और साथ में अभी डिपार्टमेंट भी इस पे टेक्निकली टेस्ट की है, वहाँ से भी हम लोगों को अप्रूवमेंट मिल रहा है, और अभी इस पे और आगे भी काम चल रहा है कि और इसको चीप एंड और बेस्ट बनाया जाए, ताकि ये प्रोडक्ट को ईजिली पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से ग्लोबली ये टच कर सके। यंग इनोवेटर्स चैलेंज जो 2022 में हुआ था उसमें आपका सिलेक्शन हुआ था। एग्जैक्टली तो ये किस प्रकार से हो पाया, और आप वहां से अपनी स्टार्टअप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर गए जहां पर ये ग्लोबली एक्सेप्टेड हुआ? तो कुल मिलाकर ये जर्नी किस प्रकार की रही वहां से लेकर ये ग्लोबलाइजेशन तक? मैम ये जर्नी अगर बोले तो ना एक थिंकिंग से एक स्टार्ट होती है। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर का सबसे फर्स्ट मोटिव होता है, वो होता है थिंकिंग, कि आप क्या सोचते हो, जो आप सोचते हो क्या आप उसको कर पाते हो, और वो करने के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाते हो। तो इतना चीज़ों को मैं करते करते डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल पे जा पहुंचा। देन हमारा वहाँ से प्रोडक्ट का डिमांड स्टार्ट हुआ, और डिमांड स्टार्ट होने के कारण मैं उसको एज अ मार्केट में उसको ऑनलाइन मीडिया में प्रेजेंट कर पाया। आपके प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप क्या रहा था, और आपके प्रोटोटाइप से लेकर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे मार्केट में उतरने तक की जर्नी किस प्रकार से रही? प्रोटोटाइप टू ग्राउंड लेवल का जो बीच का सफर है ना, वो बहुत अनबैलेंसिंग सफर है। मतलब मैं इसको क्या बोलूं, मतलब कैपिटल इशू। आपका प्रोटोटाइप क्या रहा था सबसे पहले? तो प्रोटोटाइप हमारा स्मार्ट हेलमेट का फर्स्टली ये था कि मैंने एक पेपर पे पहले तो डिस्क्राइब किया था मैंने देखा ट्रैफिक पे कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैंने उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करके मैं बेसिकली 8 ईयर से काम कर रहा हूँ एम्बेडेड एंड सॉफ्टवेयर पे। तो मैंने अपने चीज़ों को देखा कि भाई मैं क्या क्या ऐड ऑन करूँ कि ये तीनों चीज़ बन सकता है। देन मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, उसके बारे में देखा। देन मैंने यहाँ से एक अपना डिज़ाइन शुरू किया, PCB डिज़ाइनिंग, और वहाँ से कंक्लूड करके ट्रिपल लोडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, उसको ऐड ऑन किया, और ऐड करके मैं अपना प्रोटोटाइप को कंप्लीट करके एक प्रॉपर फाइल बना के मैंने मार्केट में घूमा, और वहाँ पे रिस्पांस मेरे को मिला। वहाँ से फिर जो रिस्पांस मेरे को नहीं मिला, देन मैंने आगे काम किया, और आगे काम करते करते मैं डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट क्रॉस किया, और स्टेट से जो नेशनल का जर्नी था ना, वो मुझे मतलब बहुत अंदर से डरा दिया। इट मीन्स कि मैं तो स्टेट तक PPT और प्रोटोटाइप पे पार हो गया, अब स्टेट में आया बात की भाई अब आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, और वो फाइनल प्रोडक्ट जो मार्केट कह रही है उसकी चाहिए। अब मैं तो सोचा कि भाई मेरे पास 2 मंथ का टाइम है और मुझे फाइनल प्रोडक्ट लाना है, तो कहाँ से लाऊं। वो 2 महीना मैंने अपना बेसिकली बोलूँ तो मैं अपना पढ़ाई को भी मेरे को थोड़ा सा साइड करके मुझे इस फील्ड में आना पड़ेगा कि मैं पहले इसको देखता हूँ, मेरे पास 2 महीने का ही टाइम है, उसको मैं बाद में 2 महीने के बाद देखूंगा। तो फिर मैंने इसमें 2 महीना अपना टाइम दिया। देन यहाँ से हमारा स्टेट राउंड भी क्लियर हो गया और नेशनल में एंट्री मिल गया, और ये जो नेशनल में मिला वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मीटअप हुआ, चीज़ों को समझे, और वहाँ से जब इंटरनेशनल में गए तो इंडिया के मार्केट में होते हुए भी आप दुबई, मॉरिशस, अमेरिका के मार्केट्स में भी प्रचलित हुए, और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका कंट्रोल हो गया। तो ये कैसे हो पाया, हम इस पे भी जानना चाहेंगे। देखिए मैम, क्या होता है ना कि हमारा इंडिया जो इतना बड़ा है ना, हर एक कंट्री में इंडिया के लोग हैं, और हर एक कंट्री में इंडिया के लोग अपना एक पोजीशन बनाए रखे हैं, चाहे वो गूगल का सुंदर पिचाई सर हो या कोई भी हो, हर एक कंट्री में। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जब हमारा वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुआ, तो जो अदर कंट्रीज़ के इंडियन सिटीजन थे उनके फ़ोन में भी वीडियोस आना स्टार्ट हुआ, और वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किए, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके इसी तरह से आपका इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री हुई। मैम
अगर कोई मुझे वहां से एक पीस का ऑर्डर देता था ना, तो एक क्या होता है ना, एक ह्यूमन में एक नेचर होता है दिखावा का, कि भाई आप कुछ ले रहे हो तो अगले को दिखाओगे कि मेरे पास ये चीज़ है। तो मैंने उसको भी थोड़ा अपनी चीज़ों में ऐड ऑन किया कि मैं कुछ ऐसा इसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करता हूँ। तो जब लोग देख रहे कि भाई मैं हेलमेट हटाऊंगा बाइक बंद हो जाएगा, चोरी नहीं होगा, तो वो दूसरे लोगों को दिखाते थे। और जब दूसरा लोग क्या करता था, पीछे टेकवर्ड लिखा है, गूगल पे सर्च करते थे लोग टेकवर्ड, और टेकवर्ड से डायरेक्ट मेरे साइट पे आते थे और वहां से हमारा ऑनलाइन ऑर्डर्स आता था। देन यहाँ से हमारा मार्केट धीरे धीरे ग्रो करते गए। क्या सोचकर आपने अपने स्टार्टअप का नाम टेकवर्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा? कहाँ से ये माइंड में आपके नाम आया टेकवर्ड? एग्जैक्टली, ये नेम के पीछे लगभग मतलब 3 to 4 मंथ का ये मेहनत है। और मैं अपने कितने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को बोला, सर मुझे आप बेस्ट नेम बताओ, ऐसा नेम बताओ कि मैं जिसमें ब्रांडिंग कर सकूँ, मेरा प्रोडक्ट में कुछ लगे कि हाँ एक टेकवर्ड से ही लगे कि हाँ कुछ प्रोडक्ट है आपका। तो मैंने बेसिकली सारे लोगों से मिलकर फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ जो वर्ल्ड में ऐसा नेम भी ना हो। तो देन मैंने सोचा टेकवर्ड, इट मीन्स कि TEKWORD, टेक्नोलॉजी एंड फॉरवर्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉरवर्ड। अब मैं सोचा कि इंडिया अभी क्या है ना, ग्रोइंग स्टेज में है, और इस ग्रोइंग स्टेज का सबसे बड़ा रोल होता है टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड ऑन करना। तो देन मैंने सोचा कि अब जो भी मेरे कंपनी में प्रोडक्ट्स आएंगे सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आएंगे, और हर एक टेक्नोलॉजी में इंडिया का बढ़ावा होगा। देन हमारा कंपनी का नेम रखा गया टेकवर्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस हेलमेट में मतलब क्या खास प्रकार की टेक्नोलॉजी, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसका आपने यूज किया है जो बाइक चोरी को रोकने के साथ साथ बिना हेलमेट पहने बाइक स्टार्ट भी नहीं होने देगी? एक्चुअली बोला जाए तो मैम, ये हेलमेट जो है ना, स्मार्ट हेलमेट, एक चार्जेबल हेलमेट्स होता है। आप वन टाइम अगर आप चार्ज करते हो तो ये आपको ओवरऑल 1 मंथ का बैकअप देता है। और इस हेलमेट में बहुत इनबिल्ट सेंसर्स है, इनबिल्ट इंडिकेटर्स हैं, ऑटो कट सिस्टम है, कि अगर आपका हेलमेट डिस्चार्ज हो गया तो आप इमरजेंसी मोड पे भी आप बाइक को चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में गए और हेलमेट डिस्चार्ज हो गया तो गाड़ी बंद हो गई। इसके लिए भी उसमें सिस्टम्स दिए गए हैं, साथ में बैटरी इंडिकेटर्स हैं। आप चाहो तो अगर रात में अगर चार्ज लगा देते हो और रात भर भी अगर आप छोड़ देते हो तो ये ऑटो कट मोड में चला जाता है। इट मीन्स कि आपका बैटरी उसमें वो भी सेफ होते हैं। मतलब किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो कनेक्ट कर रही है? ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें ऐड ऑन किया जाता है, जो एक कोडेड सिग्नल प्रोवाइड करता है, और उस कोडेड सिग्नल से एक हेलमेट और एक बाइक का पेयरिंग होता है, जिससे आपकी बाइक स्टार्ट होती है। क्या बाइक्स में भी आपने कुछ टेक्नोलॉजी एड ऑन्स किया है सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए? एग्जैक्टली मैम, जो हमारा एक हेलमेट्स होता है ना, स्मार्ट हेलमेट, और एक हम लोग साथ में स्मार्ट किट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। वो स्मार्ट किट क्या करते हैं, वो बाइक में इंस्टॉल होता है, और बाइक में इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, कोडेड सिग्नल के थ्रू हम लोग यहाँ से प्रोग्राम्ड करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने हेलमेट्स को पहनोगे, देन जो बाइक में लगा डिवाइस है ना, वो इंजन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम करता है। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एक स्टूडेंट फेज से स्टार्ट होते हुए एक स्टार्टअप तक आई है, तो क्या कुछ फेजेस रहे एक स्टूडेंट और आज के टाइम में? हम थोड़ी सी आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे। बेसिकली मेरा जो DOB है वो 2005 में था, 5 में हुआ। और जब मैं 4 से 5 साल का था तो मेरे घर में काफ़ी सारे टॉयज़ आते थे, और मैं स्टार्टिंग से मैं जिद करता था कि भाई मुझे रिमोट कंट्रोल गाड़ी दीजिए, या मैं मतलब एक होता था नॉर्मल टॉयज़, तो मैं वो प्रेफर नहीं करता था, जो जिसमें मोटर लगा हो, चक्का लगा, वो सब मैं देखता था। और स्टार्टिंग से मैं क्या करता था ना, कि आता था उसको खोल के देख लेता था कि कैसे बना है, और पता चला कि अभी खोला और रात में पापा है 2 थप्पड़ लगा दिए, और उस टाइम बोलता था चलो कोई नहीं। और वो चीज़ें से मुझे सीखते सीखते क्या हुआ ना, स्टूडेंट लाइफ में मैं एंटर किया। मतलब कौन कौन से फेजेस रहे थे उस बीच? बिल्कुल, फर्स्टली हमारा जो फेजेस था वो फेज 1 था स्टूडेंट का। स्टूडेंट जर्नी में मैंने देखा किस चीज़ का कुछ इनोवेशन किया था? एग्जैक्टली, स्टूडेंट जर्नी में हमारा एक प्रोडक्ट चल रहा था, एक इरिगेशन सिस्टम पे प्रोडक्ट चल रहा था, जो आजकल ग्राउंड वाटर जो डाउन होते जा रहा है ना, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो घर का ग्रे वाटर होता है ना, तो उसको कैसे मेंटेन करके ग्राउंड लेवल को ऊपर किया जाए। तो ये भी प्रोडक्ट हमारा इंस्पायर अवार्ड में सेलेक्ट हुआ था, एंड NCSC प्रोग्राम में भी सिलेक्ट हुआ था। तो स्टूडेंट लाइफ से मैं इस फील्ड में इंटर कर गया, और स्टूडेंट लाइफ से फिर मैं इंटर करते करते जब इंजीनियरिंग लाइफ में आया तो मैं सोचा कि अब मैं चीज़ों को, मतलब वहाँ पे कैपिटल इशू हो रहा था, बैचलर लाइफ में मैं था, तो अच्छा नहीं लगता था कि मैं घर से पैसा मांगूँ। तो वहाँ से मैं अपना एक ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट किया एम्बेडेड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते थे जो नज़दीकी हमारे झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते थे, उनको मैं क्या करता था भाई, ऑनलाइन उनको हैंडल करता था, और मैं उन्हें टेक्निकल क्लासेस प्रोवाइड करता था। एंड उस टाइम मेरा स्टार्टअप का नाम था केशरी इनोवेशन हब। वहाँ से मैं ट्रेनिंग देता था उन लोगों को, और वो ट्रेनिंग से मुझे कुछ कैपिटल्स भी अर्न हो जाते थे। कैसे आए? एग्जैक्टली। और
जब मुझे इस चीज़ों का आइडिया हुआ ना, तो टीचर बनते बनते मुझे ही एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई अब मैं प्रोडक्ट में अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो टीचर के बाद अब मेरा जर्नी स्टार्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर का। अब मुझे पहले से आइडिया मिल गया कि हाँ, एम्बेडेड में इस तरह का प्रोडक्ट बना सकते, इस तरीके से बना सकते हैं। अब वहाँ से मैंने चीज़ों को देखा कि फर्स्टली एक एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए। रिसर्च होने के बाद प्रोटोटाइप पे काम करना चाहिए, उसका डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए। हर एक चीज़ों को फेज को कंप्लीट करते करते हमने स्टार्टअप जर्नी में आया, और देन हमारा यहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। राजा जी, क्या आप स्टार्टअप में अकेले हैं? क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि 4 लोग दिख रहे हैं, तो क्या स्टार्टअप में आप अकेले हैं, टीम मेंबर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, क्या है? एग्जैक्टली हमारे स्टार्टअप में ओवरऑल बोला जाए तो 13 to 14 मेंबर हैं, बट इसमें जो 4 मेंबर है वो लीड करते हैं। मैं फाउंडर हूँ, मेरे कजिन ब्रदर वो को फाउंडर है। एक मिसेस प्रिया एंड मिसेस रोशनी भारती है, ये लोग देखती है, एक फाइनेंस को हैंडल करती है, एक हमारा ऑनलाइन ऑर्डर्स जितने भी आते हैं उनको हैंडल करती है। आपके स्टार्टअप में फोकस ग्रुप्स या टारगेट ऑडियंस, टारगेट क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? एग्जैक्टली ये टॉपिक हर एक स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि भाई जो आप प्रोडक्ट ला रहे हो वो प्रोडक्ट किसके लिए है। क्या एक बच्चा के लिए, क्या एक यूथ के लिए, क्या एक जैसे एक अभी कंपनी है क्राई, कुछ क्राई बेबी क्राई करके कंपनी है, वो क्या करती है, बच्चे पे ज़्यादा फोकस करती है। तो हमारा स्मार्ट हेलमेट का कंपनी था, तो मैंने सोचा कि भाई स्मार्ट हेलमेट मैं किसको दूँ। यूथ को दूंगा तो यूथ तो बोलेगा कि नहीं मुझे तो स्पोर्ट्स हेलमेट चाहिए। तो मैंने टारगेट किया कि जो 25 to 50 ईयर्स के जो लोग होते हैं, मैंने उनको टारगेट किया कि भाई मुझे इस लोगों पे फोकस करना है, मैं यहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट करूँ, और अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इनके जो डाउटर होंगे, जो सन होंगे, वो इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या रहता है? स्टार्टिंग तो मैम हम लोगों को खुद से ही इन्वेस्ट करना होता है। तो बेसिकली मैंने बोला कि मेरे पास 4 लीड टीम थे, और मेरे पास, मैं तो अकेले उतना कैपिटल अरेंज नहीं कर पाया था, तो मैंने 4 टीमों को अरेंज किया, और उसमें मैंने हम लोगों ने क्या किया कि कैपिटल का सोचा कि एक मिल के इसको अरेंज करते थे, हम अपने स्टार्टअप को लाते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप था ना, मतलब ये स्मार्ट हेलमेट का, मैंने 7 लाख में स्टार्ट किया था, ओनली 7 लाख, और विथ इन 1 मंथ में ये 7 लाख जाके 35 to 40 लाख पे जा पहुंचा है विथ इन 1 मंथ में। तो मतलब किस प्रकार से रेवेन्यू अर्न करते हैं आप अपने स्टार्टअप के माध्यम से? वो मॉडल क्या रहता है जिससे आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट्स अर्न होते हैं? मैम फर्स्ट हमारा जो मोटिव होता है ना, कैपिटल को इंक्रीज करना, सबसे फर्स्ट मोटिव। अगर हम लोग कोई स्टार्टअप में प्रॉफिट देख लें कि ग्रोइंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में अगर आप प्रॉफिट को देख रहे हो तो आप आगे जाके अनबैलेंस हो गए। उससे बेटर ये कि पहले आप कैपिटल पे फोकस करो। तो हम लोग देखते हैं कि जो 100% जो प्रॉफिट होता है ना, 100% प्रॉफिट में 20% जो नेट होता है वो हम लोग एम्प्लॉयज़ पे खर्च करते हैं, और लेफ्ट 80% उसको हम लोग कैपिटल के तरह रखते जाते हैं, और वो कैपिटल हमारा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हमारा 35 to 40 लाख पे जा पहुंचा है। राजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो आपके साथ फिलहाल कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके माध्यम से एक इनकम अर्न हो पा रही है? एग्जैक्टली मैम, ये आपका बात कहना सही है। लोग पहले कहते थे कि भाई कोई एक बिजनेस खोलने के लिए फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तो मैं भी सोचता था, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्मार्ट वर्क करने का तरीका है तो आप हार्ड वर्क के पास मत जाओ। तो मैंने स्मार्ट वर्क को टच किया कि कम लोगों में कैसे चीज़ों को अरेंज करना है। तो मैंने ऐसा टर्म को ढूंढा ना, जैसे ई कॉमर्स मार्केटिंग सबसे ज़्यादा अभी छाया हुआ इंडिया में, तो मैंने ई कॉमर्स मार्केटिंग में 2 बंदे को बैठा दिया। मेरे कारण वो 2 बंदे को भी प्रॉफिट हो रहा है। वो 2 बंदे क्या कर रहे हैं कि मेरा पूरा ई कॉमर्स मार्केटिंग को हैंडल कर रहे हैं। 2 बंदे को मैंने मैन्युफैक्चरिंग को संभालने को दे दिया कि आप देखो कि आप पर डे का प्रोडक्शन कितना करते हो। मैंने एक टारगेट बेसिस पे सारे को काम दे दिया, और वहाँ से हमारा जो भी इनकम होता है 20% हम लोग नेट एम्प्लॉय पे खर्च करते हैं, और उस 20% इनकम देके हमारा 80% इनकम। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है आपका उनके साथ? मतलब जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं किन कैटेगरीज में हैं, और उनके साथ आप रेवेन्यू किस प्रकार से शेयर करते हैं? फर्स्टली हमारा जो को फाउंडर का शेयर है वो हमारा 30% का होता है, एम्प्लॉयज़ का 20%, लेफ्ट 50% बचा। वो 50% में जो मेरा होता है ना, मेरा 50% में 20% अब मैं अभी से ही इसको साइड कर रहा हूँ। इसलिए साइड कर रहा हूँ कि मेरा तो कंपनी टेकवर्ड हो गया है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे जितने भी यूथ है उनका भी एक अपना स्टार्टअप हो। तो मैं भी इसके लिए मैं एक एनजीओ पे काम कर रहा हूँ कि एक मैं अपने कंपनी के नाम से एक एनजीओ खोलूँ जिसमें अदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे अपने टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन करके एक मार्केट तक पहुँचने का जो सफ़र है, मैं उनके साथ भी इस चीज़ों को
ऐड ऑन करना चाहता हूँ ताकि उन्हें भी एक स्टार्टअप जर्नी में इंटर होने का मौका क्या मिल कोई सके। टारगेट बेस्ड लोग भी हैं जो कि आपके स्टार्टअप के लिए काम करते हैं और उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयर होता है? एग्जैक्टली मैम, हमारे स्टार्टअप में जितने भी एम्प्लॉयज़ है या जितने भी लोग हैं, मैं सबको एक टारगेट बेसिस पे रखा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो हमारा जैसे एक पीसीबी होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का, तो मैं बोल दूँ कि अगर मुझे पीसीबी असेंबल करके अगर मैं अपने एक एम्प्लॉय को बोलता हूँ कि मैं एक असेंबल का आपको 5 रुपीज़ दूंगा, वो क्या करता है, मैं उसको टारगेट दे देता हूँ कि अब आप जितना करोगे मैं उतना का आपको 5 इंटू करते जाऊँगा। अब उसके माइंड में क्या बैठ गया ना कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मेरे को करना है, मैं ज़्यादा करूँगा तो मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर वो पर डे का 1000 कर दे रहा है तो मैं उसे 5 रुपये के अकॉर्डिंग 1000 करके 5000 का पे करता हूँ। इससे क्या होता है, मैं टारगेट उसको दिया, वो चीज़ों को फास्टली किया और फास्टली होने से मेरा प्रोडक्शन फास्टली हुआ और मेरा कस्टमर बहुत जल्दी जल्दी एड ऑन बढ़ते गया। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने किस तरीके से अपनाई अपने स्टार्टअप को स्केल अप करने के लिए? जो मार्केटिंग की बात है मैम, तो मैंने फोकस किया एक एज पे, ठीक है। और बेसिकली हमारा जितना भी वीडियोस है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको 20% वीडियोस मिलेंगे और वही आप फेसबुक पे सर्च करोगे तो आपको 80% वीडियोस मिलेंगे। ये इसलिए है ना कि जितने भी 25 टू 15 ईयर्स के लोग होते हैं ये ज़्यादातर फेसबुक पे होते हैं और यूथ तो इंस्टाग्राम रील्स यही सब में टाइम लगा देते हैं और इस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैंने क्या किया कि अपना वीडियोस को फेसबुक पे डालना शुरू किया और जब फेसबुक पे डालना शुरू किया तो वहाँ से जो हमारा टारगेट था वो टारगेट टच करते गया, जो हमारा एक एज ग्रुप था उसको टच किया और वहाँ से हमारा ऑर्डर्स आते गए। राजा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।